चलिए आज पढ़ते हैं, हम टेंस स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। शुरू करते हैं। टेंस मीन्स होता है काल। काल को अंग्रेजी में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट एंड नंबर 3 फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को बोलते हैं हम हिंदी में वर्तमान और पास्ट को भूत, फ्यूचर को भविष्य। इन 3 काल को अंग्रेजी में हर एक के 4 पार्ट डिवाइड किए गए। जैसे प्रेजेंट अगर की बात करें, प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड सेकंड टेंस जिसको बोलते हैं हम पास्ट टेंस, उसके भी 4 पार्ट हैं। लाइक दैट इसके ही तरह जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने शॉर्ट में लिखा है, एक्सप्लेन आपको मैं जब सबकी फुल वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसमें इसकी स्पेलिंग आपको कंप्लीटली बताऊंगा। फिलहाल स्पेलिंग समझने के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट है फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से इन तीनों के 4 पार्ट में डिवाइड किए गए टोटल 12 टेंस। हम बोले नहीं 12 प्रकार हैं, इनको हम एक प्रकार से एक प्रकार को हम क्लियर करके किस तरह से उसको पहचानेंगे, उस सेंटेंस को कि किस टेंस का है, किस तरह से उसका अनुवाद करेंगे अंग्रेजी में। इस चीज को हम इसके बारे में जब पढ़ेंगे एक को तो हम समझेंगे। तो फिर तो अब चलते एक टेंस को पकड़ते हैं और उसके बारे में डीपली जानकारी लेते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में देखते हैं। चलिए तो फिर अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं, स्टार्ट से देखते हैं। फिलहाल पहचान देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। हम कब पहचाने और कैसे पहचाने कि ये सेंटेंस किस टेंस में जाता है। देखना, जब कभी आपको हिंदी के सेंटेंस दिखाई पड़े और उसके अंत में अगर ये पहचान नजर आ जाए आपको, ता है, ती है, ते हैं, तो हैं, ता हूं, इस तरह के पहचान अगर आपको वाक्य के एकदम अंत में दिखाई पड़े तो ये आप मानना कि ये पहचान जो है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो अगर आपने पहचान लिया तो आपको उस सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहचान आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होगी, ता है, ती है, ते हैं, तो हैं, ता हूं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचानना है तो उसके लिए आपको इस पहचानों को याद करना होगा। सहायक क्रिया हो गई डू डज। डू और डज 2 तरह की सहायक क्रिया होती हैं। सहायक क्रिया का मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में। डू और डज का प्रयोग हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही केवल करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में इनका दोनों का यूज नहीं करते, केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करना है तो किन के साथ किसका यूज करना है वो देखना है। तो डू का यूज करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब बहुवचन करता, ऐसे सब्जेक्ट्स जो बहुवचन में, जैसे आई, वी, यू, दे, और जिनकी संख्या या जैसे ऐसे कॉमन नाउन जिनकी संख्या 1 से अधिक हो उन्हें बोलते हैं हम बहुवचन करता। जैसे बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, इस तरह के अगर नाउन्स अगर आपको मिलते हैं तो उनके साथ डू का यूज करते हैं तब जब सेंटेंस नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में होता है। फिर उसके बाद आता है डज का यूज। डज का यूज आपको करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट और नेम। नेम का मतलब जैसे राम, सीता, गीता, मोहन, ये नाम हो गए जिन्हें हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन अगर है जैसे गर्ल, बॉय, टीचर, ये है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन जब एक हो, माने एक वचन संज्ञा हो, टीचर हो, तो डज का यूज करेंगे तब जो सेंटेंस नेगेटिव में हो। तो डू डज का यूज आप करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट साथ और डज का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट साथ। इसके लिए जरूरी है कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट ठीक तरीके से पता होना चाहिए। तो फिलहाल मैंने बता दिया, आपको समझा दिया। अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती समझ में ना आए तो आप कमेंट में जरूर डालें, तो मैं नाउन की वीडियो एक बार क्लियर करके बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले देखते हैं टॉपिक ये कि क्रिया देखते हैं। क्रिया पहचान आपने याद कर ली, सहायक क्रिया याद कर लिया, तो आपको क्रिया भी याद कर लेनी पड़ेगी। तो क्रिया कैसे याद करते देखते हैं। क्रिया मतलब वर्ब जिसे बोलते हैं, VERB, वर्ब। वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं जिसे हम किताबों में पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इस तरह के। लेकिन आप फॉर्म जाने, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जैसे क्रिया का मूल रूप जिसे बोलते हैं गो, कम,
रीड, प्ले, ये मूल रूप है, इसे हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें आपको दो तरह की क्रियाएं यूज करनी होगी, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म मतलब जिस क्रिया के अंत में यस या यस लगा होगा वो जान लेना कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो दो तरह की क्रियाएं आपको यूज करनी होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे आप नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, कर्ता आपका सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, मतलब उससे नहीं है, लेकिन ये ध्यान रहे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तब होगा जब सेंटेंस आपका नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव। और अगला है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करेंगे, और फिलहाल कहीं सेंटेंस में, कहीं किसी टेंस में यूज होता ही नहीं है, होता है तो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो कहाँ करेंगे? तब करेंगे जब कर्ता एक वचन हो। जब कर्ता एक वचन हो, एक वचन मैंने बताया था पहले से ही कि कर्ता एक वचन हो, जैसे ही हो, सी हो, इट हो, नाम हो, तो इन्हें बोलते हैं एक वचन। तो जब कर्ता एक वचन होगा और सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो आप यूज करेंगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिलहाल मैं आपको रूल्स बताऊंगा आपको नीचे, और एग्जांपल्स भी, उससे आप क्लियर कर पाएंगे कि कौन सब्जेक्ट कैसा है कैसा नहीं है। फिलहाल देखते हैं। तो ये आपका हो गया पहचान, आपने जान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, साइक्रिया जान लिया आपने, डू डज का यूज करते हैं, और तीसरा है आपकी क्रिया। ये तीन मेन पॉइंट है, पहचान, साइक्रिया और क्रिया, ये तीन मेन पॉइंट है। डू डज का यूज आपको करना है केवल नेगेटिव सेंटेंस में या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। डू का यूज बहुवचन कर्ता के साथ, और डज का यूज एक वचन कर्ता के साथ। बहुवचन कर्ता जैसे आई वी यू दे हो गया, और डज सिंगुलर सब्जेक्ट माने कि एक वचन कर्ता में से ही और सी और इट और नेम हो गया, और कॉमन नाउन के सिंगुलर नंबर्स हो गए। फिर आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया था सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे उसका फायदा आपको मिलने वाला है कि असर्टिव के 2 पार्ट्स, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। तो अफर्मेटिव को हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। तो यहाँ मैंने लिखा है एस एस और पी एस। एस एस का मतलब होता है, एस का मतलब हो गया यहाँ पे सिंगुलर, और यहाँ पे एस का मतलब हो गया सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, जब आपका कर्ता सिंगुलर हो, एक वचन करता हो, तो रूल कौन सा लगाना है आपको? रूल लगाना है ये भैया, एस यू बी का मतलब हो गया ना भैया कि सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। ये ध्यान रहे हमेशा, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ओ बी का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये इस क्रम में आपको अंग्रेजी बनाते समय रखना है, ये ध्यान रहे। जैसे एग्जाम्पल में है राम आम खाता है। अब देखना यहाँ पे ता है आ गया ना, ता है, तो ता है आ गया। तो ता है आ गया तो आप कैसे पहचानेंगे? ता है ये यहाँ पे है, ता है आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये पूरा सेंटेंस है। अनुवाद कैसे करना है? अनुवाद करने से पहले आपको एक चीज और देखना है कि आपने पहचान तो ढूंढ ली, लेकिन ये देखना है कि कर्ता कैसा है। तो कर्ता हो गया आपका राम। तो राम क्या है? राम एक नाम है, माने कि नेम है। तो नेम कहाँ है? नेम आपका ये है। तो मान लीजिए ये सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रूल आपको यही लगाना है कि मन के मतलब ये कि इसके साथ आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करना है। तो सबसे पहले आपको लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन है? सब्जेक्ट में है राम। कैसे? आम खाता है। आम कौन खाता है? आम जो खाता है, क्रिया जो कर रहा होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। तो आम खाने का काम राम कर रहा है, इसलिए आपका हो गया राम सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हो गया सब्जेक्ट हो गया। और फिर उसके बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो क्रिया इसमें कौन है? खाता, मैंने खा लिखा है ना, खा लिखा है मतलब इसका मतलब हो गया खाना, वो वाला खाना नहीं, फूड वाला खाना, मतलब खाना मतलब चबाना। तो यहाँ पे चबाना एक क्रिया है, माने ईट करना है। हम भोजन को ईट करते हैं, भोजन को खाते हैं। तो खाना हो गया, एक हो गया भोजन, एक हो गया खाना। तो खाना मतलब ईट और भोजन माने हो गया फूड। तो यहाँ मतलब खा का मतलब हो गया ईट। तो ईट में लगाएंगे हम यस या ईएस। तो यहाँ फिलहाल लगाएंगे हम यस, तो हो गया ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब क्यों यहाँ पे यस लगाए? इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पे जो करता था ना वो आपका एक वचन करता था, और सेंटेंस आपका ये पूरा अफर्मेटिव था। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो और करता है एक वचन हो, ये दो चीज आप ध्यान रखना। बहुत कंफ्यूजन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और आगे एक सेंटेंस और है पास्ट इंडेफिनिट, ये दो बहुत कंफ्यूजन है। जब आपका कर्ता, पहले तो जान लें कि जब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो और कर्ता एक वचन हो, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करना है, मतलब यस या ईएस वाली फॉर्म यूज करना भैया, ये बहुत ध्यान से देखना है। दो बातें हैं, एक आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो और कर्ता एक वचन हो, तो आपको यस या ईएस वाली फॉर्म माने कि एक वचन यस या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करना है।
अगला है पी एस। पी एस का मतलब हो गया, पी माने हो गया प्लूरल और एस का मतलब हो गया सब्जेक्ट। ऐसे सब्जेक्ट जो प्लूरल हो माने कि बहुवचन हो, तो उनके लिए रूल क्या लगाते हैं, रूल ये लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि आपका कर्ता बहुवचन होने वाला है। तो यहाँ पे हो गया वे, आम खाते हैं। यहाँ पे कर्ता में राम था, यहाँ पे कर्ता में वे हो गया। तो वे माने कि दे, तो दे यहाँ पे है, इसका मतलब सब्जेक्ट कैसा हो गया आपका, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल हो गया तो प्लूरल के रूल ये है कि प्लूरल के लिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो या फिर नेगेटिव हो, मतलब उससे नहीं। लेकिन ये ध्यान रहे कि वर्ब अगर कर्ता आपका बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो वे का हो गया, आप यहाँ पे लगाएंगे दे। और खाते, पहचान तो आपने मैंने कहा पहले से कहते ते हैं, तो ते हैं मतलब ये है आपकी पहचान, ते हैं ये आपकी पहचान है, तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है। तो दे ईट मैंगो, यहाँ पे मैंगो आपका ऑब्जेक्ट है। आगे चलते हैं, सेंटेंस अगला है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया रूल के अकॉर्डिंग, मैंने एक ही तरफ पे जैसे लिख दिया, आप समझेंगे। तो नेगेटिव माने हो गया नकारात्मक। रूल है सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एचवी का मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब। एच माने हेल्पिंग और वी माने वर्ब। ऐसा वर्ब जो सहायता करे किसकी, एक दूसरी क्रिया की। यहाँ समझाता हूँ, ये एचवी है ना भैया, ये एचवी है। एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब। ये मदद कर रही है किसकी, ये मदद कर रही है वर्ब की। किसकी, वर्ब की। मतलब ये हो गया आपकी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, और ये हो गया आपकी मुख्य क्रिया। क्या हो गई ये, मुख्य क्रिया। तो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। तो ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं उसे हम बोलते हैं सहायक क्रिया। तो यहाँ पे ये हो गई सहायक क्रिया। अब इसमें सहायक क्रिया कैठो हैं, 2 हैं। एक डू हो गया, दूसरा डज हो गया। डू का यूज करते हैं आप बहुवचन कर्ता के साथ, डज का यूज करते हैं आप एकवचन कर्ता के साथ। चलते हैं सेंटेंस देखते हैं। राम आम नहीं खाता है, तो पहचान आपने देख लिया, ता है आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और कर्ता इसमें कौन है, राम, क्योंकि आम खाने या ना खाने काम जो भी करे वो करता ही होता। तो यहाँ पे राम कह रहा है कि आम नहीं खाता है, तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है, एक वचन, क्योंकि नाम है। तो इसके साथ सहायक क्या लगाएंगे, सॉरी डज लगाएंगे। अगर आप, मैंने बता दिया था पहले से ही कि अगर कर्ता एक वचन है तो आप डज लगाएंगे, कर्ता बहुवचन है तो डू लगाएंगे। तो यहाँ पे कर्ता एक वचन है, क्या लगाएंगे, आप पे डज लगाएंगे। तो हो गया राम डज नॉट ईट मैंगो। वे आम नहीं खाते हैं, तो वे माने दे, तो हो गया दे, और बहुवचन है इसलिए लगाएंगे डू, दे डू नॉट ईट मैंगो। तो आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। किसी कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर वो कमेंट करे।